नमस्कार। अक्सर हम आईक्यू या दिमागी तेजी की बात करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि जिंदगी में खासकर हमारे रिश्तों में कामयाबी का राज सिर्फ आईक्यू नहीं है, हाँ बिल्कुल। बल्कि काफी हद तक ईक्यू यानी इमोशनल कोशेंट पर निर्भर करता है। कुछ स्टडीज तो कहती हैं कि सफलता में आईक्यू का योगदान बस 20% है सिर्फ 20%? और बाकी 80% वो ईक्यू का कमाल है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज हम इसी ईक्यू की दुनिया में थोड़ी गहराई तक जाएंगे, खास तौर पर भारतीय परिवारों के नजरिए से। हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं, रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स, कुछ नोट्स भी हैं जो इस पर काफी रोशनी डालते हैं। जी। हमारा मिशन क्या है? इन स्रोतों से वो जरूरी बातें निकालना जिनसे हमें मदद मिले ये समझने में कि अपनी और दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझकर, संभाल कर हम अपने पारिवारिक रिश्तों को कैसे और मजबूत बना सकते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है आज के समय में। हम बात करेंगे ईक्यू के जो मुख्य स्तंभ हैं, भारतीय परिवारों की जो खास भावनात्मक बनावट होती है और कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियों पर भी। अच्छा। और हाँ, एक शर्मा परिवार की दिलचस्प कहानी भी है। वो एक मुश्किल भावनात्मक दौर से गुजरते हैं और फिर देखते हैं कि ईक्यू कैसे उनकी मदद करता है। केस स्टडी हमेशा मदद करती है समझने में। तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता या ईक्यू, अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और सही तरीके से संभालने की काबिलियत है। मतलब ये कि हम अपने जज्बातों को काबू में रख सकें, दूसरों के जज्बातों का सम्मान करें, रिश्तों में एक तरह का भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। संतुलन, हाँ। और जब कोई मुश्किल आए, कोई झगड़ा हो, तो उसे बचकाने तरीके से नहीं, बल्कि भावनात्मक समझदारी से सुलझाएं। ये सिर्फ तेज दिमाग होना नहीं है, ये दिल और दिमाग दोनों से समझदार होना है। सही कहा आपने, दिल और दिमाग दोनों से। और डैनियल गोलमैन, जिनका इस फील्ड में बड़ा नाम है, उन्होंने इसके 4 मुख्य हिस्से बताए हैं, स्तंभ कह सकते हैं। जी, 4 स्तंभ। पहला है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। मतलब ये जानना कि मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रही हूँ और क्यों। बिल्कुल, ये पहला कदम है। जैसे हमारे स्रोत में राहुल का उदाहरण था। जब उसका कॉलेज एडमिशन नहीं हुआ तो बिना आत्म जागरूकता के उसकी पहली सोच क्या थी? सब खत्म हो गया। हाँ, एक आम प्रतिक्रिया है ये। है ना? लेकिन थोड़ी जागरूकता के बाद उसने समझा, मैं निराश हूँ, भविष्य को लेकर डरा हुआ हूँ, पर ये एक अस्थायी भावना है। ये मैं नहीं हूँ, ये बस एक एहसास है। ये कितना बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। भावना को खुद से अलग करके देखना। हाँ, खुद से ये सवाल पूछना, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, क्यों, और इसका मेरे बर्ताव पर क्या असर पड़ रहा है। ये पहला कदम है। हाँ, और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपनी भावनाओं को समझे बिना हम उन्हें काबू में कैसे रखेंगे। यहीं दूसरा स्तंभ आता है, आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन। अच्छा। ये अपनी भावनाओं को, खासकर मुश्किल भावनाओं को, जैसे गुस्सा, डर, निराशा, इनको संभालने और बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर जवाब देने की क्षमता है। स्रोत में शर्मा जी का उदाहरण था, याद है? जब वो गुस्से में राहुल पर चिल्लाए, तूने मेरी नाक कटवा दी। हाँ, याद है। ये आत्मनियंत्रण की कमी का एक क्लासिक उदाहरण है। बाद में जब वो शांत हुए और सोचा, तो उन्हें एहसास हुआ, मैं गुस्सा हूं, निराश हूं, लेकिन इस वक्त मेरे बेटे को मेरी डांट नहीं, मेरे सहारे की जरूरत है। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। उस वक्त, उस मोमेंट में गुस्से या निराशा में खुद को रोकना कैसे है? मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। स्रोत कुछ तकनीकें बताते हैं। एक है प्रतिक्रिया से पहले रुकना, जैसे 5 सेकंड का नियम। 5 सेकंड? हाँ, कुछ भी बोलने या करने से पहले बस 5 सेकंड रुके। दूसरा, गहरी सांस लेना। ये तुरंत हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। अच्छा, डीप ब्रीथिंग। जी। और तीसरा, जिसे रिफ्रेमिंग कहते हैं, यानी स्थिति को एक अलग, ज्यादा सकारात्मक या कम से कम न्यूट्रल नजरिए से देखना। जैसे शर्मा जी सोच सकते थे, ये एक झटका है, लेकिन शायद ये किसी और बेहतर रास्ते की तरफ इशारा हो। यह अभ्यास से आता है, एकदम से नहीं होता। अभ्यास से, ठीक है। तीसरा स्तंभ है सहानुभूति, एम्पैथी। ये सिर्फ दूसरों के लिए बुरा महसूस करना नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी भावनाओं को समझना और महसूस करने की कोशिश करना है, जैसे हम उनके जूतों में खड़े हों। बिल्कुल, उनकी जगह खुद को रखकर देखना। शर्मा परिवार के संकट में देखिए, हर कोई एक ही स्थिति में अलग अलग महसूस कर रहा था। राहुल डरा हुआ, निराश।
उसके माता पिता चिंतित, पर साथ ही समाज का दबाव भी था। हाँ, लोग क्या कहेंगे वाला डर। बिल्कुल। उसकी बहन प्रिया को अपनी परीक्षाओं की चिंता, और दादी माँ अपने अनुभव के कारण शायद थोड़ी शांत थीं, ज्यादा परिपक्वता से देख रही थीं। सहानुभूति का मतलब है इन सभी अलग अलग भावनाओं को समझना और मान्य करना, उन्हें वैलिडेशन देना। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, सहानुभूति अक्सर आत्म जागरूकता से शुरू होती है। जब हम अपनी भावनाओं को पहचानना सीखते हैं, तभी हम दूसरों की भावनाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो पाते हैं। अच्छा, ये कनेक्शन है। हाँ, हम समझ पाते हैं कि ओ, ये जो मैं महसूस कर रहा हूं, डर, निराशा, शायद सामने वाला भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हो, भले ही वजह अलग हो। और चौथा स्तंभ है सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। ये वो सारी क्षमताएं हैं जो हमें दूसरों के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने, बातचीत करने और रिश्ते निभाने में मदद करती हैं। जी, रिश्तों को संभालना। इसमें सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि ध्यान से सुनना शामिल है। एक्टिव लिसनिंग। हाँ, बिना टोके, समझने के लिए सुनना। और अपनी बात रखते हुए, तुमने ये गलत किया, जैसे आरोप लगाने के बजाय मुझे ऐसा महसूस हुआ जब, जैसे मैं वाले वाक्य इस्तेमाल करना, आई स्टेटमेंट्स। बिल्कुल, ब्लेम गेम से बचना। और सबसे जरूरी, झगड़ों में एक दूसरे पर दोष मढ़ने के बजाय मिलकर हल निकालने पर ध्यान देना, सॉल्यूशन फोकस्ड होना। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चारों स्तंभ अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड है। हाँ, बिना आत्म जागरूकता के आत्मनियंत्रण मुश्किल है। बिना आत्मनियंत्रण और सहानुभूति के मजबूत सामाजिक कौशल बनाना लगभग नामुमकिन है। ये सब मिलकर ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता की पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये सब भारतीय परिवारों के संदर्भ में मुझे लगता है और भी ज्यादा मायने रखता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ खास भावनात्मक पैटर्न है जो शायद दुनिया में और कहीं इतने आम ना हो। हाँ, बिल्कुल, हमारी सांस्कृतिक बुनावट अलग है। जैसे संयम रखने पर बहुत जोर दिया जाता है, भावनाओं को दबाकर रखना, खासकर नेगेटिव भावनाओं को, अक्सर परिपक्वता माना जाता है। इसका एक अच्छा पहलू है, स्थिरता आती है, सोच समझ के कदम उठाते हैं। सही है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है जो स्रोतों में लिखी है। यही संयम कई बार अनजाने में परिवारों के अंदर एक तरह का इमोशनल प्रेशर कुकर बना सकता है। प्रेशर कुकर सही शब्द है। जहां भावनाएं सही तरीके से बाहर निकलने के बजाय अंदर ही अंदर उबलती रहती हैं। कई लोग शायद इसे अपने घरों में महसूस भी करते होंगे। बिल्कुल करते होंगे। और दूसरी खास बात है रिश्ते पहले की मानसिकता। परिवार के लिए वफादारी, एक दूसरे का साथ देना, ये हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी ताकत है। हाँ, ये तो है। लेकिन कभी-कभी इस चक्कर में व्यक्ति की अपनी भावनात्मक जरूरतें नजरअंदाज हो जाती हैं। परिवार की खुशी के लिए अपनी खुशी या दुख को दबा देना आम बात है। इसी तरह बुजुर्गों का सम्मान है, जो ज्ञान और अनुभव के लिए बेहतरीन है, पर कभी-कभी ये युवा पीढ़ी की भावनाओं या उनके नए विचारों को अनजाने में अमान्य कर सकता है, ये कह करके हमने दुनिया देखी है। हाँ, ये भी होता है। और वो एक चीज जो शायद हर भारतीय परिवार महसूस करता है, लोग क्या करेंगे वाला फैक्टर। ओ हाँ, ये तो बहुत बड़ा है। इसका एक सकारात्मक पहलू है कि ये हमें सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाता है, एक हद तक। लेकिन चुनौती ये है कि ये हमें बाहरी लोगों की राय पर बहुत ज्यादा निर्भर बना देता है और बेवजह का तनाव पैदा करता है। बिल्कुल, अपनी खुशी दूसरों की नजरों से तोलना। हाँ, और इन पारंपरिक पैटर्न के साथ साथ आज के आधुनिक भारतीय परिवारों में नई चुनौतियां भी जुड़ गई हैं। जी। पीढ़ियों के बीच बातचीत का तरीका, भावनाओं को व्यक्त करने का ढंग बहुत अलग हो गया है। करियर का दबाव बढ़ गया है। सोशल मीडिया का प्रभाव भी है। बिल्कुल, दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर तुलना और असुरक्षा बढ़ रही है। और एकल परिवारों के बढ़ने से वो पुराना वाला बड़ा जॉइंट फैमिली वाला भावनात्मक सपोर्ट सिस्टम भी अक्सर कमजोर पड़ गया है। हाँ, वो सपोर्ट नेट अब उतना मजबूत नहीं रहा कई जगह। तो इसका हल क्या है? क्या हमें अपनी परंपराएं छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि असली कुंज संतुलन में है, बैलेंस। संतुलन। हमें अपने पारंपरिक भावनात्मक समझदारी जैसे क्षमा का महत्व, सेवा भाव, संस्कार और यहाँ तक कि योग और ध्यान जैसी प्रथाएं जो हमें भावनात्मक रूप से स्थिर बनाती हैं, उन्हें संजोकर रखना है। लेकिन साथ ही हमें आधुनिक ईक्यू के कौशल भी सीखने और अपनाने होंगे। उदाहरण के लिए क्षमा। हमारी पारंपरिक समझ को हम आधुनिक ईक्यू के नजरिए से देख सकते हैं। कैसे? क्षमा सिर्फ दूसरे को माफ करना नहीं है,
ये खुद को भी उस नेगेटिव भावना के बोझ से आजाद करना है। ये सेल्फ रेगुलेशन का एक बहुत शक्तिशाली रूप है। अच्छा, खुद को आजाद करना। हाँ, और दूसरे की गलती को समझने की कोशिश करना कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, ये सहानुभूति का अभ्यास है। तो परंपरा और आधुनिकता का ये मेल ही सबसे शक्तिशाली है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है, परंपरा और आधुनिकता का मेल। चलिए अब शर्मा परिवार की कहानी पर वापस चलते हैं। देखते हैं कि उनके घर में ये सब कैसे लागू हुआ। हाँ, देखते हैं। सुबह राहुल का रिजल्ट आया, मन मुताबिक नहीं था, वो रो रहा था। शर्मा जी गुस्से से लाल थे। राहुल की माँ आंटी बेहद चिंतित थीं। बहन प्रिया डरी हुई थी। पूरा घर जैसे एक भावनात्मक बवंडर में फंस गया था। हाँ, एक टिपिकल तनावपूर्ण माहौल। और यहीं पर दादी माँ का अनुभव काम आया। उन्होंने स्थिति को बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया। उन्होंने सबको कहा, चलो सब 5 मिनट के लिए अपने अपने कमरे में जाओ और बस गहरी सांसें लो, 5 मिनट बाद बात करते हैं। वाह, टाइम आउट। हाँ, ये जो उन्होंने किया इसे स्रोत भावनात्मक विराम या इमोशनल पॉज कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो ये एमिगडाला हाईजैक को रोकने की कोशिश थी। एमिगडाला हाईजैक। हाँ, एमिगडाला हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो खतरे को भांपता है और लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया शुरू करता है। जब हम बहुत ज्यादा गुस्से, डर या तनाव में होते हैं तो ये हिस्सा हमारे सोचने समझने वाले हिस्से पर हावी हो जाता है। दिमाग जैसे हाईजैक हो जाता है। बिल्कुल, वो 5 मिनट का ब्रेक उस हाईजैकिंग को रोकने जैसा था, ताकि दिमाग वापस तर्क से सोच सके। क्या बात है, दादी माता साइंटिस्ट निकली। हाँ, तो दादी माँ अनजाने में ही न्यूरोसाइंस का इस्तेमाल कर रही थीं। उन 5 मिनटों के बाद क्या हुआ? उन 5 मिनटों ने माहौल को थोड़ा शांत किया। इसके बाद परिवर्तन के असली चरण शुरू हुए। पहला था भावना की पहचान, इमोशन आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, दादी माँ ने सबको गोल मेज पर बिठाया और कहा, चलो अब शांति से एक एक करके बताओ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो और क्यों। ये आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे सब खुले। राहुल ने अपने डर और नाकामी के एहसास को साझा किया। शर्मा जी ने पहली बार माना कि उनका गुस्सा असल में इस डर से आ रहा था कि वो एक अच्छे पिता साबित नहीं हुए। ओहो, ये तो गहरी बात निकली। हाँ, कि वो अपने बेटे को सही राह नहीं दिखा पाए। आंटी ने समाज के सवालों और जजमेंट के अपने डर को व्यक्त किया। प्रिया ने बताया कि घर के तनाव से उसकी अपनी परीक्षा की चिंता और बढ़ गई थी। और दादी माँ? और दादी माँ ने भी अपना दुख साझा किया कि उन्हें परिवार को इस तरह बिखरा और तनाव में देखकर कैसा लग रहा था। ये तो कमाल है, एक ही स्थिति पर हर किसी के अंदर भावनाओं का एक अलग ही समंदर। मुझे लगता है ये समझना ही अपने आप में एक बड़ी राहत होगी। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी सीख थी कि हम सब एक ही नाव में होते हुए भी तूफान को अलग अलग तरह से महसूस कर रहे होते हैं। सही। और जब ये समझ आया तो अगला कदम आसान हो गया। सहानुभूति चक्र, एम्पैथी सर्कल। एम्पैथी सर्कल? जब शर्मा जी ने राहुल का डर समझा तो उनका गुस्सा कम हुआ। जब राहुल ने अपने पिता के अंदर के डर को महसूस किया तो उसे लगा कि पिता कठोर नहीं बल्कि खुद भी डरे हुए हैं। वाह। आंटी की चिंता को समझा गया, प्रिया के तनाव को जगह मिली, एक दूसरे पर उंगली उठाना बंद हुआ और एक दूसरे को समझने की कोशिश शुरू हुई। ब्लेम गेम खत्म, अंडरस्टैंडिंग शुरू। बिल्कुल। और फिर क्या हुआ? समझने के बाद हल कैसे निकला? जब भावनाएं शांत हुईं और समझ बढ़ी तब जाकर परिवार सहयोगी समाधान ढूंढने की स्थिति में आया। कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन फाइंडिंग। टीम वर्क। हाँ, अब फोकस इस बात पर नहीं था कि किसकी गलती है, बल्कि इस पर था कि अब हम मिलकर क्या कर सकते हैं। उन्होंने ठंडे दिमाग से विकल्प तलाशने शुरू किए। जैसे? दूसरे कौन से कोर्स अच्छे हो सकते हैं? क्या राहुल कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर सकता है? अलग अलग करियर रास्तों पर रिसर्च करते हैं। परिवार एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर कैसे राहुल की मदद कर सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने मिलकर तनाव कम करने की कुछ तकनीकें सीखने का भी फैसला किया। अच्छा। और यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। वो संकट जिसने परिवार को लगभग तोड़ दिया था, ईक्यू के सही इस्तेमाल से उसी संकट ने उनके आपसी बंधन को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। ये कहानी वाकई प्रेरणा देती है। तो सवाल उठता है कि हम अपने परिवारों में इस तरह का ईक्यू कैसे बना सकते हैं? क्या इसके लिए कोई रोजमर्रा की आदतें या तरीके हैं जो स्रोत सुझाते हैं? हाँ, स्रोत कुछ बहुत ही व्यवहारिक रणनीतियां बताते हैं। और ये कोई बड़ी मुश्किल चीजें नहीं है। अच्छा, जैसे दैनिक ईक्यू अभ्यास। इसमें 2 छोटी आदतें शामिल हो सकती हैं। एक, सुबह नाश्ते की टेबल पर 2-3 मिनट का इमोशनल चेक इन। इमोशन चेक इन। हाँ, बस पूछना, आज सब कैसा महसूस कर रहे हैं, आज के दिन के लिए क्या उम्मीदें हैं। दूसरा, रात को खाने के बाद 5-10 मिनट का इमोशनल डीब्रीफ। आज दिन में सबसे अच्छा क्या हुआ जिससे खुशी मिली, सबसे चुनौतीपूर्ण क्या लगा, उस चुनौती से कैसे निपटे।
ये छोटी छोटी बातें परिवार को भावनात्मक रूप से जुड़ने का मौका देती हैं। ये तो काफी आसान लगता है। रोज की बातचीत में शामिल करना। और क्या है? एक और सुझाव है साप्ताहिक पारिवारिक EQ बैठक का। बैठक? ये तो थोड़ा फॉर्मल नहीं लगेगा। सुनने में बड़ा लगता है, पर ये बस हफ्ते में एक बार, शायद रविवार को 20-30 मिनट के लिए साथ बैठना है। इसे परिवार के लिए एक तरह का इमोशनल हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं। अच्छा, इमोशनल हेल्थ चेकअप। इसमें क्या बातें हो सकती हैं? जैसे पिछले हफ्ते की भावनात्मक हाइलाइट्स क्या थीं? क्या अच्छा महसूस हुआ? कोई चुनौती या झगड़ा हुआ तो उसे कैसे संभाला गया? क्या कुछ और बेहतर किया जा सकता था, बिना दोषारोपण के? अगले हफ्ते के लिए कोई भावनात्मक लक्ष्य है, जैसे इस हफ्ते में कोशिश करूंगा कि जब मुझे गुस्सा आए तो चिल्लाने से पहले 5 सेकंड रुकूं। प्रैक्टिकल गोल्स। हाँ, और सबसे जरूरी, एक दूसरे की तारीफ करना, छोटी छोटी बातों के लिए आभार व्यक्त करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये साप्ताहिक बैठक का आइडिया अच्छा है। ये परिवार को एक टीम की तरह महसूस करने में मदद कर सकता है। लेकिन झगड़े तो फिर भी होंगे, खासकर बच्चों में। क्या झगड़ों को सुलझाने का भी कोई EQ आधारित तरीका है? बिल्कुल। स्रोत एक बहुत उपयोगी प्रोटोकॉल बताते हैं जिसे कैल्म विधि कहते हैं। CALM। कैल्म? क्या मतलब है इसका? कैल्म एक एक्रोनिम है। C शांत होना, कूल डाउन। सबसे पहले झगड़ रहे लोगों को थोड़ा शांत होने का समय और स्पेस दें। जब भावनाएं उफान पर हों तो कोई तर्क काम नहीं करता। हाँ, ये तो है। ए भावनाओं को स्वीकार करना। जब वो थोड़े शांत हों तो उनकी भावनाओं को नाम दें और स्वीकार करें। मैं देख रहा हूं तुम बहुत गुस्से में हो, लगता है तुम बहुत निराश हो। इससे उन्हें लगता है कि उन्हें समझा जा रहा है। वैलिडेशन। सक्रिय रूप से सुनना। अब बिना टोके दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का मौका दें। सिर्फ सुने, जज ना करें। समझने की कोशिश करें कि उनके नजरिए से क्या हुआ। दोनों पक्षों को सुनना। हाँ, और फिर M समाधान की ओर बढ़ना। जब दोनों पक्षों को लगे कि उन्हें सुन लिया गया है और समझ लिया गया है, तब मिलकर समाधान ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं ताकि अगली बार ऐसा ना हो? ये पारंपरिक तरीके से कितना अलग है। आमतौर पर भाई बहन की लड़ाई में क्या होता है? चुप करो दोनों, तुम बड़े हो, तुम्हें समझ होनी चाहिए। तुम छोटे हो, तुम्हें सुनना चाहिए। बात वहीं खत्म। हाँ, बस डांट डपट के मामला रफा दफा। लेकिन CALM विधि में तो झगड़ा सुलझाने के साथ साथ बच्चे EQ के सबक भी सीख रहे हैं। अपनी भावनाओं को समझना, दूसरों की सुनना, मिलकर हल निकालना। एकदम सही। ये सिर्फ झगड़ा निपटाना नहीं, ये भविष्य के लिए भावनात्मक कौशल का निर्माण करना है, लाइफ स्किल सिखाना है। ये CALM विधि तो रोजमर्रा के झगड़ों के लिए बहुत उपयोगी लगती है, लेकिन स्रोत कुछ और गहरी तकनीकों या उन्नत EQ कौशलों की भी बात करते हैं ना, खासकर उन स्थितियों के लिए जो ज्यादा जटिल होती हैं या बार बार होती हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कुछ उन्नत तकनीकों का भी जिक्र करते हैं जो हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को और गहराई से समझने और प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं। जैसे? एक है भावनात्मक संक्रमण प्रबंधन, इमोशनल कंटेजन मैनेजमेंट। इमोशनल कंटेजन मतलब भावनाएं फैलती हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे जुकाम फैलता है, वैसे ही गुस्सा, तनाव या खुशी भी एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकती है। शर्मा जी ने महसूस किया कि जब वो ऑफिस का तनाव घर लेकर आते थे तो बिना कुछ कहे भी पूरे घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता था। हाँ, ये तो होता है। जब प्रबंधन कैसे करें? एक तरीका है इमोशनल फायरवॉल बनाना। फायरवॉल? हाँ, जैसे घर के दरवाजे पर पहुंचकर 2 मिनट रुकना, 3 गहरी सांसें लेना और सचेत रूप से ये फैसला करना कि मैं ऑफिस का तनाव यहीं छोड़ रहा हूं। घर एक अलग जगह है। ये एक सचेत चुनाव है। ये दिलचस्प है, एक बाउंड्री बनाना। और कौन सी तकनीकें हैं? एक और है भावनात्मक बारीकी, इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी। बारीकी मतलब ये अपनी भावनाओं को सिर्फ मोटे मोटे शब्दों जैसे खुश, दुखी, गुस्सा में समझने के बजाय ज्यादा बारीकी और स्पष्टता से पहचानने की क्षमता है। जैसे राहुल सिर्फ ये कहने के बजाय कि मैं परेशान हूं, अगर वो ये पहचान पाता कि मैं रिजल्ट को लेकर निराश हूं, भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित हूं और अपनी मेहनत बेकार जाने से हताश हूं। ओह, इतने सारे शेड्स। हाँ, तो उसे अपनी भावनाओं को संभालने के लिए ज्यादा स्पष्ट दिशा मिलती। निराशा को संभालने का तरीका चिंता या हताशा को संभालने के तरीके से अलग हो सकता है। जितनी ज्यादा बारीकी, उतनी बेहतर समझ और उतना ही प्रभावी समाधान। यानी अपनी भावनाओं के अलग अलग शेड्स को पहचानना। और फिर है संज्ञानात्मक पुनर्मूल्यांकन, कॉग्निटिव रीअप्रेजल। ये एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। ये क्या है? इसका मतलब है किसी स्थिति को देखने का अपना नजरिया बदलकर अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को बदलना। नजरिया बदलना? हाँ, जैसे राहुल का ये सोचना, ये कॉलेज एडमिशन न मिलना एक अंत नहीं है, ये बस एक मोड़ है, एक डिटूअर है,
हो सकता है ये मुझे किसी ऐसे रास्ते पर ले जाए जो मेरे लिए और भी बेहतर हो। ये सोच निराशा को उम्मीद या जिज्ञासा में बदल सकती है। वाह, कहानी का एंगल बदल देना। बिल्कुल। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और एक और तकनीक जिसका जिक्र था, मूल्यों के माध्यम से भावनात्मक विनियमन, इमोशनल रेगुलेशन थ्रू वैल्यूज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुश्किल भावनाओं से गुजरते समय अपने या अपने परिवार के मुख्य मूल्यों, कोर वैल्यूज को याद करना और उन्हें अपना मार्गदर्शक बनाना। वैल्यूज कैसे मदद कर सकती हैं? जैसे अगर शर्मा परिवार का एक मुख्य मूल्य परिवार पहले या लचीलापन यानी रेजिलियंस है, तो संकट के समय इस मूल्य को याद करने से उन्हें एक साथ रहने और मुश्किल का सामना करने की प्रेरणा मिल सकती है। मूल्य हमें याद दिलाते हैं कि हमारे लिए असल में क्या महत्वपूर्ण है, और ये हमें भावनात्मक उतार चढ़ाव में स्थिर रहने में मदद करते हैं। ये एंकर की तरह काम करते हैं। ये उन्नत तकनीकें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। स्रोत में एक और छोटी केस स्टडी थी मोबाइल फोन विवाद वाली। हाँ, बहुत आम झगड़ा है ये आजकल। बेटी प्रिया को लेटेस्ट आईफोन चाहिए, माता पिता को लगता है ये फिजूल खर्ची है। आमतौर पर यह बहस बढ़ सकती है, आरोप प्रत्यारोप, और अंत में कोई एक नाराज। हाँ, या तो कोई चुप हो जाता है या जबरदस्ती बात मनवा ली जाती है, जिससे रिश्ते में खटास आती है। ईक्यू यहाँ कैसे मदद कर सकता है? ईक्यू आधारित दृष्टिकोण यहाँ पूरी तरह अलग होगा। सबसे पहले कैल्म विधि का सी और ए, शांत होना और भावनाओं को स्वीकार करना। प्रिया, मैं समझ सकता हूं कि तुम बहुत निराश हो कि हम तुम्हें फोन नहीं दिला रहे। मम्मी पापा, मैं समझ सकती हूं कि आप पैसे को लेकर चिंतित हैं। शुरुआत ही अलग है। बिल्कुल। दूसरा कदम एल, सक्रिय रूप से सुनना, लेकिन इस बार सिर्फ सतही बात नहीं, बल्कि उसके पीछे की जरूरत या भावना को समझना। गहरी जरूरत। हाँ, प्रिया क्यों चाहती है फोन? क्या सिर्फ दिखावे के लिए, या उसे लगता है कि उसके दोस्त उसे पीछे छोड़ देंगे? क्या उसे जुड़ाव, कनेक्शन की जरूरत महसूस हो रही है? माता पिता क्यों मना कर रहे हैं? क्या सिर्फ पैसे की बात है, या वो उसे जिम्मेदारी सिखाना चाहते हैं, या उन्हें उसकी ऑनलाइन सुरक्षा की चिंता है? अच्छा, क्यों के पीछे का क्यों समझना। बिल्कुल। तीसरा कदम सहानुभूति बनाना, एक दूसरे की इन गहरी जरूरतों और चिंताओं को समझना। और फिर आता है एम, सहयोगी समाधान खोजना, मिलकर हल निकालना। हाँ, क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? क्या प्रिया अपनी पॉकेट मनी से कुछ योगदान दे सकती है? क्या वो कुछ महीनों इंतजार कर सकती है? क्या वो अच्छे ग्रेड लाकर इसे अर्न कर सकती है? क्या माता पिता उसे एक कम महंगा लेकिन अच्छा फोन दिला सकते हैं? यहाँ लक्ष्य जीतना नहीं, बल्कि एक ऐसा समाधान ढूंढना है जिससे दोनों पक्षों को लगे कि उनकी बात सुनी गई और उनकी जरूरतों का ध्यान रखा गया। विन विन सिचुएशन। हाँ, नतीजा एक जीत जीत समाधान, रिश्ते में मजबूती, और हाँ, प्रिया और उसके माता पिता दोनों ने ईक्यू का एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। ये पूरी प्रक्रिया ही बदल देता झगड़े से सहयोग की तरफ। एक और बात जो स्रोत में कही गई है वो ये कि ईक्यू का विकास हर उम्र में अलग तरह से होता है। क्या आप इस पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ईक्यू कोई एक साइज की टोपी नहीं है जो सब पर फिट हो जाए। हर उम्र की अपनी भावनात्मक चुनौतियां और विकास के अवसर होते हैं। अच्छा, तो बच्चों के लिए कैसे अलग है? बच्चों के लिए यहाँ नींव रखी जाती है। मुख्य फोकस होता है भावनाओं की शब्दावली बनाना। उन्हें गुस्सा, खुश, उदास, डरा हुआ जैसे शब्दों से परे, निराश, उत्साहित, शर्मीला, घबराया हुआ जैसे शब्द सिखाना। भावनाओं के नाम सिखाना। हाँ, इसके लिए कहानियों, चित्रों या खेलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्हें अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना सिखाना, जैसे मारने के बजाय शब्दों का इस्तेमाल करना। और बहुत ही बुनियादी सेल्फ रेगुलेशन तकनीकें, जैसे गुस्सा आने पर गहरी सांस लेना या 10 तक गिनना। सहानुभूति की शुरुआत भी यहीं से होती है। देखो तुम्हारे खिलौना छीनने से दोस्त को कैसा लगा। नींव डालना। और किशोरों के लिए, टीनेजर्स? किशोरों के लिए ये एक तूफानी दौर होता है। यहाँ ईक्यू का महत्व और बढ़ जाता है। उन्हें दोस्तों के दबाव, पीयर प्रेशर के बीच अपनी भावनाओं को समझने और अपनी पहचान बनाए रखने में मदद की जरूरत होती है। हाँ, ये बहुत मुश्किल होता है। और भविष्य की चिंता और अकादमिक तनाव को संभालना, ये सब ईक्यू के महत्वपूर्ण पहलू हैं इस उम्र में। और वयस्कों के लिए, अडल्ट्स? वयस्कों के लिए यहाँ ईक्यू का दायरा काम, रिश्तों और पेरेंटिंग तक फैल जाता है। अपने साथी की अनगही भावनात्मक जरूरतों को समझना, मुश्किल बातचीत को संभालना, जैसे पैसे या ससुराल वालों को लेकर। हाँ, ये तो रोज की चुनौतियां हैं। ऑफिस की राजनीति और तनाव को मैनेज करना, ये सब ईक्यू की परीक्षा लेते हैं। पेरेंटिंग में ईक्यू का मतलब है अपने बच्चों की भावनाओं को मान्य करना, वैलिडेट करना, उनके लिए रोल मॉडल बनना और उन्हें बचपन से ही ईक्यू कौशल सिखाना।
और बुजुर्गों के लिए? बुजुर्गों के लिए उम्र के इस पड़ाव पर ईक्यू एक अलग रूप ले लेता है। यहाँ फोकस अपने जीवन के अनुभवों से मिले ज्ञान को शांति और धैर्य के साथ अगली पीढ़ी के साथ साझा करने पर हो सकता है। ज्ञान साझा करना? हाँ, जीवन में आए बदलावों जैसे रिटायरमेंट, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, प्रियजनों का खोना, इनको स्वीकार करना और उनके साथ आने वाली भावनाओं को संभालना महत्वपूर्ण होता है। यहाँ ईक्यू का मतलब अक्सर स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और एक भावनात्मक विरासत, इमोशनल लेगेसी छोड़ने से जुड़ा होता है। वाह, ये तो जीवन के हर पड़ाव के लिए एक पूरा रोड मैप है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? स्रोत कुछ भावनात्मक बुद्धिमत्ता के सुनहरे नियमों का जिक्र करते हैं। हाँ, कुछ सुनहरे नियम जो शायद हमें रास्ता दिखा सकते हैं। एक, भावनाएं डेटा हैं, दिशा निर्देश नहीं। भावनाएं हमें महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं, लेकिन उन्हें हमारी गाड़ी का ड्राइवर नहीं बनना चाहिए। सोच समझकर फैसला लें। डेटा नॉट डिक्टेटर। बिल्कुल। दूसरा, विराम शक्ति है। रिएक्ट करने से पहले रुकने की क्षमता ही असली ताकत है। पॉज इज पावर। रुकना ताकत है। 3, समाधान से पहले सहानुभूति। किसी समस्या को हल करने से पहले सामने वाले की भावनाओं को समझना जरूरी है। कनेक्शन पहले, करेक्शन बाद में। कनेक्ट बिफोर करेक्ट। 4, पारिवारिक ईक्यू सामूहिक है। ये अकेले का सफर नहीं है। जब परिवार का हर सदस्य भावनात्मक रूप से बढ़ता है तो पूरा परिवार मजबूत होता है। टीम एफर्ट। 5, पारंपरिक ज्ञान प्लस आधुनिक कौशल इक्वल उत्तम संतुलन। अपनी जड़ों को न भूलें, लेकिन नए कौशल सीखने के लिए भी तैयार रहें। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। 6, संघर्ष अवसर हैं। हर मुश्किल, हर असहमति रिश्ते को गहरा करने और ईक्यू को मजबूत करने का एक मौका हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट एज अपॉर्चुनिटी। 7, भावनात्मक सुरक्षा पारिवारिक ताकत बनाती है। जब परिवार में हर सदस्य को लगता है कि वो बिना डर के अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है और उसे समझा जाएगा, तो वो परिवार एक भावनात्मक किला बन जाता है। इमोशनल फोर्ट्रेस। तो इसका मतलब यह है कि नियमों को अपनाकर हम सच में अपने पारिवारिक जीवन को बदल सकते हैं, उसे ज्यादा खुशहाल और मजबूत बना सकते हैं। अच्छा, शर्मा परिवार का क्या हुआ अंत में? स्रोत बताते हैं कि उनमें कमाल का बदलाव आया। राहुल को एक अच्छा वैकल्पिक कोर्स मिल गया और उसने न सिर्फ अकादमिक रूप से अच्छा किया, बल्कि वो भावनात्मक रूप से ज्यादा लचीला, रिजिलियंट भी बन गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। परिवार में आपसी झगड़े और तनाव लगभग 70% कम हो गए। 70%? हाँ। सकारात्मक बातचीत 3 गुना बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो सीखा उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी साझा करना शुरू कर दिया, जिससे उनका प्रभाव और भी बढ़ गया। ये वाकई शानदार है। एक परिवार का बदलाव दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। बिल्कुल। और ये हमें एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है, जो स्रोतों से ही निकलता है, लेकिन शायद हमारी आज की बातचीत से भी थोड़ा आगे जाता है। बताइए, जरा सोचिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिर्फ कुछ कौशल या तकनीकें नहीं है, ये आपके परिवार का डीएनए बन सकती है। जब परिवार में हर सदस्य भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होता है, तो प्यार कई गुना बढ़ जाता है। संघर्ष सिर्फ कम नहीं होते, बल्कि विकास का साधन बन जाते हैं। तरक्की तेज होती है और खुशी वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती है। खुशी कंपाउंड होती है। हाँ, तो अपनी भावनाओं को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाएं। अपने परिवार को एक ऐसा भावनात्मक किला बनाएं जहां हर सदस्य सुरक्षित, समर्थित और सम्मानित महसूस करे। सच में एक बहुत शक्तिशाली विचार। इसी सोच के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ नए नजरिए मिले होंगे। जरूर मिले होंगे। भावनात्मक रूप से बढ़ते रहें और अपनों से गहराई से जुड़ते रहें। नमस्कार। नमस्कार।